नमस्कार दोस्तों, झारखंड सीजीएल टेक्निकल एग्जाम 2026 के लिए ऑडिटर और ब्लॉक सुपरवाइजर स्टैटिस्टिकल आपका ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है। जैसा आपको पता है, जिसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट भी है, इन्वेस्टिगेटर भी है और ऑडिटर भी है। तो ये वैकेंसी जो है ऑडिटर के लिए, देखिए 4 सब्जेक्ट का डिमांड किया गया था कि जो ग्रेजुएट है कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, है ना, फिर स्टैटिस्टिक्स से और मैथमेटिक्स से। तो कॉमर्स तो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की भी, आप जो बच्चे इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं, जिनका बीए इकोनॉमिक्स रहा है, वो क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को भर सकते हैं। और उनके साथ और ऑप्शन है, जो बीए इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से किया है, उनके साथ 2 ऑप्शन है। वो ऑडिटर का भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं जो 145 सीट पर है, और जो 228 सीट पे 3 पोस्ट, जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर है या जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जो है या इन्वेस्टिगेटर है, इस पे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कॉमर्स के लिए मैं ऑडिटर के लिए जो सारी चीजें क्लास है वो मैं करा रहा हूं। अब आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इकोनॉमिक्स के फैकल्टी जो बहुत सालों से आपके कोचिंग फील्ड में पढ़ा रहे हैं, और जिनका जेआरएफ भी है ना, जिनका नेट भी है और पीएचडी भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी फैकल्टी है आपको इकोनॉमिक्स के लिए, वो गाइड करेंगे। टोटल 145 प्लस 228 373 सीट के लिए जो झारखंड में वैकेंसी आई है, उसके लिए आपको 100 क्वेश्चंस, है ना, उसके बारे में दिया जाएगा। देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, फिर उसके बाद जो है मैं एक बारी आप बात करेंगे और फिर सर को बुलाएंगे और सर आपके सारे सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो है ना, आप देख रहे हैं झारखंड वाली वैकेंसी, जिसमें प्रखंड सांख्यिकीय पर्यवेक्षक, कनीय सांख्यिकीय सहायक और अन्वेषक, ये 3 का जो वैकेंसी निकला है, जिसमें 228 सीट है, ठीक है, ये वाला। और इसके साथ साथ ऑडिटर, ऑडिटर में भी इकोनॉमिक्स का डिमांड है ना। ये देखिए कि क्या बात कर रहे हैं, और अंकेक्षक, है ना, इसमें भी इकोनॉमिक्स मांगा है। तो इन दोनों पदों के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए फैकल्टी आपके पास आ रहे हैं, और अब जो है वो आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए मैं वेलकम करता हूं विशाल सर का, ठीक है। जल्दी आएंगे और आपको सारे डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या इसका सिलेबस है, कैसे क्या आप पढ़ाने वाले हैं, और आपको कब से यहाँ पे यूट्यूब पे क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 23 तारीख से इकोनॉमिक्स का क्लास भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइए विशाल सर, माइक में विशाल सर को हैंड ओवर कर रहा हूं, जो आपको इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। मैं विशाल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस कॉमर्स वाले भैया चैनल में। मैं सर के साथ जुड़कर इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट, जो कि आज हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में क्या क्या हमें देखना है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या सिलेबस है जो आपके आपके इस एग्ज़ाम के लिए, जो कि ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइज़र, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेटर और ऑडिटर के लिए रेलिवेंट है, और जो सरकार द्वारा आपको दिया गया है। तो हमने देखा, जैसे सर ने आपको पहले भी बता रखा है कि कितने सारे पोस्ट में कौन कौन से जगह पे इकोनॉमिक्स वैलिड है, कौन कौन से जगह पे लोग जो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो एलिजिबल है। आज हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखते हैं। नीचे नीचे कॉमर्स है, इससे पहले इकोनॉमिक्स। ये आपका कॉमर्स का सिलेबस है, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। ये यहीं जी जी सही है।
ये इसको एक बार सारा पोस्ट बता दीजिए। तो चलिए, मुझे एग्जैक्ट पेज याद नहीं था, इसलिए सर को आना पड़ा आपको मुझे गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदी में लिखा हुआ है सारे पोस्ट का नाम, जो कि है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मतलब ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर, उसी तरह इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर, और ये सब का पोस्ट है। और इसका सिलेबस जो कि झारखंड टेक्निकल के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया गया है। एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में वही प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं। जब हम माइक्रो एक सिंगल फर्म इस सब के बारे में बात करते हैं तो माइक्रो, वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड, सप्लाई, ये सब के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या सिलेबस दिया गया है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ पे मार्सेलियन वॉलरेसियन अप्रोच ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, पहला है मार्सेलियन और वॉलरेसियन अप्रोच और टू प्राइस डिटर्मिनेशन, ये पहला है। इसमें क्या हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए दो अप्रोच है, एक जो पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच है, दूसरा होल इक्विलिब्रियम अप्रोच है, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर पे बी में है अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, जो कि अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन थियरी मतलब रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में जानेंगे, जिसमें हमने रिकार्डो, काल्डोर और केल्की का थियरी पढ़ना है। रिकार्डो, केल्की और काल्डोर की थियरी पढ़ना है। फिर थर्ड में है सी में लिखा हुआ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर जब आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली। तो यहाँ पे कुछ 3 मार्केट के बारे में बताया गया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली। तो इनके बारे में हमने यहाँ पढ़ना है। मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया, ये किस में आता है? ये पब्लिक फाइनेंस का एक पार्ट है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ते हैं। परेटो, हिग्स, सिटोवस्की, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थियरम, तो हमने ये सब पढ़ना है। हमने मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया के अंदर परेटो, हिग्स, सिटोवस्की, एरोज इम्पॉसिबिलिटी थियरम, जिसमें कि पांच ऐसे रिलेशन थे जो कि फुलफिल होगा तभी ये एरोज इम्पॉसिबिलिटी थियरम कंप्लीट होता है। फिर है एके सेंस सोशल वेलफेयर फंक्शन, सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो यहाँ पे इतना, इन 4-5 टॉपिक के बाद हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को एज ए होल देखते हैं कि पूरा नेशन में क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है। जब इकोनॉमी को एज ए होल हम देखते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ क्या क्या आपके सिलेबस में डिस्कस किया गया है? अप्रोचेस टू एम्प्लॉयमेंट, इनकम, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, क्लासिकल, जो कि क्लासिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है हमने, कीन्सियन पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। फिर हमको ISLM कर्व के बारे में जानना है। नियो क्लासिकल सिंथेसिस कैसे करते हैं, नियो क्लासिकल क्या है, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कैसे होता है, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आप जानते हैं 1936 के बाद जब JM किन्स ने इसको नया सब्जेक्ट दिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब डिप्रेशन के बाद हमारा क्लासिकल इकोनॉमिक्स उतना काम नहीं आ रहा था। फिर तीसरा है मनी, बैंकिंग और फाइनेंस, मनी, बैंकिंग और फाइनेंस। हाँ, आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, बहुत लोगों ने मास्टर कर रखा है, मास्टर्स के टाइम पे आपने देखा है कि मनी का क्या रोल है, बैंकिंग का क्या रोल है, RBI का क्या रोल है और गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो इन सब चीज़ों को जानेंगे हम। और इन सब चीज़ों से रिलेटेड सिलेबस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, मनी मल्टीप्लायर, क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। फिर फ्रीसर्स, फ्रीडमैन, कीन्सियन थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, गोल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमीज। ओपन और क्लोज इकोनॉमी में कैसे मॉनेटरी मैनेजमेंट होता है, RBI का क्या क्या रोल है, RBI कैसे मैनेज करती है, एक्सचेंज रेट कैसे मैनेज होता है जब ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, फिक्स एक्सचेंज रेट, ये सब के बारे में हम जानेंगे। रिलेशन बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड द ट्रेजरी, सेंट्रल बैंक और पब्लिक मतलब स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है। प्रपोजल फॉर सीलिंग ऑन ग्रोथ रेट ऑफ मनी, और मनी का ग्रोथ रेट कैसे RBI कंट्रोल करती है, कैसे RBI इसको इन्फ्लुएंस करती है। अब हम आ रहे हैं मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस के बी में है, बी पॉइंट में क्या हमने पढ़ना है? पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। मतलब पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है कि पब्लिक फाइनेंस
गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या फाइनेंस को कैसे देखती है। तो पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस का क्या रोल है। इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई के स्टेबलाइजेशन पर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, फॉर्म्स एंड टैक्सेस ऑफ सब्सिडीज। तो ये सब पॉइंट है, ये सब अपने आप में एक टॉपिक है जो पब्लिक फाइनेंस के अंदर आता है। पब्लिक फाइनेंस के अंदर हमको स्टेबलाइजेशन ऑफ सप्लाई, कैसे पब्लिक फाइनेंस सप्लाई को कैसे मैनेज करता है, मतलब गवर्नमेंट सप्लाई को कैसे मैनेज करता है। यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस का मतलब है फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस कैसे मैनेज होता है, रेगुलेट होता है, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू करती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है स्टेबलाइजेशन ऑफ सप्लाई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, कितना तरह का टैक्स होता है, लमसम टैक्स, बहुत तरह का टैक्स होता है, कितने तरह की सब्सिडीज होती है, एंड देयर इंसिडेंस एंड इफेक्ट, कैसे इफेक्ट करता है सब्सिडीज प्राइस को, कैसे टैक्स अफेक्ट करता है आपके डिस्पोजेबल इनकम को, लिमिट्स टू टैक्सेशन, कितना टैक्स अच्छा होता है, लोन्स, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कैसे, अगर पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर से या बैंक से पैसा ले लेती है तो कैसे क्राउडिंग आउट हो जाता है, लिमिट्स टू बोरोइंग्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इफेक्ट, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट होता है उसको देखना। फिर हम आ जाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपने क्या पढ़ना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कहने का मतलब है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, दो देश एक दूसरे के साथ क्यों ट्रेड करता है, फिर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्यों अंडर डेवलप्ड है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम लोग दो देशों के बीच का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ओल्ड और न्यू थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, ओल्ड और न्यू थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे एडम स्मिथ लेकर आए थे, फिर रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी दिया, टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़ना है, ऑफर कर्व के बारे में पढ़ना है, हमने देखना है प्रोडक्ट साइकिल और स्ट्रेटेजीज ट्रेड थियरीज के बारे में, ट्रेड एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ, थियरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी, ये सब चार हमने न्यू और ओल्ड थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ना है। उसके बाद में आ जाते हैं कितने तरह का प्रोटेक्शन होता है, टेरिफ, कोटा, अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि इंडिया ने कैसे गोल्ड पे टेरिफ लगा दिया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे एडजस्ट होता है, क्या क्या अल्टरनेटिव अप्रोचेज है उसके, प्राइस वर्सेस इनकम एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, दो तरह का एक्सचेंज रेट होता है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, कैसे दोनों एक दूसरे से अलग है और क्या उसको पढ़ना है। थ्योरी ऑफ पॉलिसी मिक्स हमने पढ़ना है। फिर हम देखेंगे एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट अंडर कैपिटल मोबिलिटी 1994 में कैपिटल को मोबिलाइज किया गया था। फ्लोटिंग रेट देखेंगे, उसका इम्प्लीकेशन क्या है डेवलपिंग कंट्रीज में और करेंसी में। फिर फिफ्थ पॉइंट में दिया गया है ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रेड पॉलिसी कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को अफेक्ट करती है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर सिलेबस का एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट एंड पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन इन ओपन इकोनॉमी एंड मैक्रो मॉडल। सेवेंथ में हमने स्पेकुलेटिव अटैक्स देखना है। स्पेकुलेटिव अटैक्स हम लोग कुछ स्पेकुलेशन करते हैं, कैसे अफेक्ट करता है ट्रेड को। ट्रेड 8 पॉइंट हमारा है ट्रेड ब्लॉक्स एंड यूनियंस, जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसी तरह बहुत सारे यूनियंस हैं, जैसे एक हमने पढ़ना है कॉमन ट्रेड, फ्री इकोनॉमीज, फिर इकोनॉमिक एसोसिएशन, इकोनॉमिक यूनियंस, ये सब बहुत सारा ट्रेड ब्लॉक्स है और यूनियंस है, उसको पढ़ना है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स, डोमेस्टिक मेजर्स, डिफरेंट राउंड्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टॉक्स, इसके बारे में हमने जानना है। फिर फिफ्थ में हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे मैं बता रहा था कि कैसे इकोनॉमी ग्रो करता है, कैसे डेवलप्ड इकोनॉमी डेवलप है, कैसे डेवलपिंग इकोनॉमी डेवलपिंग है, कैसे अंडर डेवलप इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, क्या कारण है कि डेवलपिंग इकोनॉमी अभी तक डेवलपिंग है और डेवलप्ड इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, डेवलप्ड है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमने बहुत सारी थियरीज पढ़नी है, जैसे थियरीज ऑफ ग्रोथ, हेरोड मॉडल्स, हेरोड एंड डॉमर मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, लेविस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विद सरप्लस लेबर, जैसे एग्रीकल्चर से कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मॉडल का मतलब लेबर कैसे माइग्रेट करते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। फिर हम देखेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरीज,
बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरीज, कि किस तरह से बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरीज, कहाँ पे बैलेंस ग्रोथ थ्योरी फेल हो जाता है, कहाँ पे अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी अप्लाई होता है, दोनों का क्या मेरिट्स है क्या डिमेरिट्स है। ह्यूमन कैपिटल्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत जगह फिर एक्सोजीनियस ग्रोथ थियरीज है, एंडोजीनियस ग्रोथ थियरीज है, जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया गया है, उन सबको पढ़ेंगे। सोलो मॉडल पढ़ेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बी में हम आते हैं, बी में क्या है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मिराल्ड एंड कुजमेंट्स ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल चेंज। फिर रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज, एग्रीकल्चर का क्या रोल है डेवलप्ड कंट्रीज में और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, ये भी हमने देखना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स। मल्टीनेशनल्स, यहाँ पे मल्टीनेशनल बेसिकली मल्टीनेशनल्स एमएनसीज के बारे में बात किया। मल्टीनेशनल एक इकोनॉमी जो बहुत सारे देशों में मौजूद होती है उसको कहते हैं मल्टीनेशनल्स। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें कि हमने चेंजिंग रोल ऑफ मार्केट्स एंड प्लानिंग देखना है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप देखना है, पीपीपी मॉडल देखना है। वेलफेयर इंडिकेटर्स एंड मेजर्स ऑफ ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस HDI, बहुत सारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस है, जैसे UNDP के द्वारा बनाया जाता है, मतलब इसको पब्लिश किया जाता है। फिर डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम देखेंगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंटीग्रेशनल इक्विटी एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ग्रीन अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे, ग्रीन फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन क्रेडिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा मतलब आज़ादी के पहले इंडिया का इकोनॉमी कैसे चलता था, क्या था इंडियन इकोनॉमी, मतलब 1947 के पहले का इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उस इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लैंड सिस्टम क्या था, कैसे चेंज हुआ, कैसे कॉमर्शलाइजेशन हो एग्रीकल्चर का, ड्रेन थ्योरी, कैसे पैसा यहाँ से ड्रेनेज कर दिया गया, पैसे यहाँ से बाहर निकाल लिया गया। लेसे फेरे का मतलब क्या होता है कि नो गवर्नमेंट रोल, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो ये सब पढ़ेंगे हम। फिर हमने पढ़ना है प्री लिबरलाइजेशन एरा। प्री लिबरलाइजेशन एरा मतलब 1991 के पहले का चीज, आज़ादी के बाद 1991 के पहले, कि क्या क्या कौन कौन से इकोनॉमिस्ट थे, किनका किनका रोल था इंडिया को बिल्ड करने में। वकील गार्जिल KRV राव, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म कैसे कैसे आया, टेन्योर सिस्टम, लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैसे कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, इंडस्ट्री ट्रेंड क्या रही हमारे देश में, कंपोजिशन ग्रोथ क्या था, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, क्या रोल था पब्लिक सेक्टर का, क्या रोल था प्राइवेट सेक्टर का, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में हम देखेंगे। अभी जब हम देखते हैं MSME कैसे आया, यही स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री। फिर हम देखेंगे नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब हर लोगों को एवरेज जब निकालते हैं नेशनल इनकम का तो पर कैपिटा इनकम निकलता है, तो क्या उसका पैटर्न है, किस ट्रेंड में बढ़ा है, एग्रीगेट और सेक्टरल कंपोजिशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि किस सेक्टरल कंपोजिशन मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितना है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, टर्सरी सेक्टर में कितना है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर ब्रॉड फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करता है नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि मेजर करता है पॉवर्टी को, और ट्रेंड्स इन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज, जैसे इनइक्वालिटी नापने के लिए हम गिनी कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से तेंदुलकर कमेटी है जो पॉवर्टी के बारे में बात करती है, और बहुत सारी जो कमिटीज़ हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा के में हम क्या जानेंगे, पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा मतलब 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन आ गया, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG के बाद का समय, 1991 के बाद का समय, कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसा था, एग्रीकल्चर में क्या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन ऐसे करके बॉक्सेस हैं, मतलब जो कि WTO के द्वारा देखा जाता है। फूड प्रोसेसिंग सब्सिडीज क्या है जो WTO के द्वारा मान्यता है, जिनका मान्यता नहीं है उसके बारे में देखेंगे हम। एग्रीकल्चर प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
पीडीएस को जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चर प्राइसेस में मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मना करती है, कौन कौन सा वो प्रोडक्ट है। इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पोस्ट स्टेबलाइजेशन का उसका ट्रेंड हमने देखना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है 1948, 1956, 1991 के पहले भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उनको हम देखेंगे क्या ट्रेंड था, कैसे कैसे पॉलिसीज चेंज हुई हैं, क्या क्या पॉलिसीज में चेंजेस आए हैं। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हम देखेंगे जो कि जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात करना है, इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रिप्स गैट्स एंड न्यू एग्जिम पॉलिसी के बारे में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पॉलिसी, इसके बारे में हमने बात करना है। फिर न्यू एक्सचेंज रेट रिजीम के बारे में, पहले हमारे इंडिया में भी 1994 के पहले कैपिटल मार्केट में मोबिलिटी नहीं था, मतलब फुल कन्वर्टिबिलिटी नहीं था कैपिटल अकाउंट में। तो कैसे कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट क्या है, 12th फाइनेंस कमीशन क्या है, फिजिकल फेडरेशन एंड फिजिकल कंसोलिडेशन क्या है। फिर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या पढ़ेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और मॉनेटरी सिस्टम के अंदर कि आरबीआई का रोल क्या है न्यू रिजीम में। अब आरबीआई क्या, जैसे अब हम देख रहे हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, इसीलिए गोल्ड के इंपोर्ट में मोदी जी ने कहा कि गोल्ड का इंपोर्ट, मतलब गोल्ड आप कम खरीदें तब हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, इससे हमारा फॉरेक्स बचेगा। तो किस तरह से आरबीआई का क्या रोल होता है फॉरेक्स को बचाने में, क्या आरबीआई कैसे काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल प्लानिंग क्या है, टू इंडिविएट प्लानिंग, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड मार्केट फॉर ग्रोथ एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या क्या उसमें हमको वो जानना है। फिर हमको जानना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बारे में हम जानेंगे, रूरल वेज के बारे में हम जानेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स क्या क्या है, अभी तक 1991 के बाद क्या क्या पॉलिसी एलिवेशन स्कीम्स आया, पॉलिसी को मतलब पॉवर्टी को हटाने के लिए कौन कौन सा स्कीम आया, न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में हम जानेंगे। और इतना ही है आपका सिलेबस। तो इतना आपका सिलेबस है, आपको ये सब सारे सिलेबस को देखना है, और इसमें इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो जो अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल लेकर तैयारी कर रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स से टच में है, उनके लिए थोड़ा इजी होगा। बाकी जिन्होंने बस ग्रेजुएशन कर रखा है इकोनॉमिक्स में, उनको तो बॉस ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।